हेलो दोस्तों, वेलकम टू द IFAS लाइफ साइंस चैनल। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम फिजिकल केमिस्ट्री के JNU MSc लाइफ साइंसेस के एंट्रेंस एग्जाम में 2018 में आए हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है चैनल को जाके सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है वो दबा दो, ताकि आप हमसे आया हुआ कोई भी अपडेट मिस ना करो। एक एक चीज की आपको जानकारी मिले, आपके करियर अपॉर्चुनिटीज की, आपके एंट्रेंस एग्जाम्स की कोई भी अपडेट आप मिस ना करो। सबसे पहले जाके सब्सक्राइब करो और इस वीडियो का लाइक बटन भी दबा दो और सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स पे। आप नोटिस करोगे कि ये जो भी क्वेश्चंस आए थे ये आपके बेसिक BSc में जो आपने पढ़ा था केमिस्ट्री, उसी के नॉलेज पे सबको सारे क्वेश्चंस है। कोई भी एडवांस केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है। मोस्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस आप 11th और 12th स्टैंडर्ड का केमिस्ट्री अगर आपका अच्छा रहा हो तो उसी के बेसिस पे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 था, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज अ हाफ लाइफ ऑफ T, what is the time taken for 3/4 of the original atoms to disintegrate। ठीक है, अब ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स अगर x कह दे, ठीक है, तो x का x/2 होने के लिए कितना टाइम लगता है? x का x/2 होने के लिए t हाफ जितना टाइम लगता है। ठीक है, उसी तरह अगर आपने x/2 का x/4 किया तो कितना टाइम लगेगा? एक और t हाफ लगेगा, एक और हाफ लाइफ लगेगा। और अगर x/4 यहाँ पे हमने लिखा है x/4 इज एक्चुअली x -3/4 ऑफ x। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जो पहले ओरिजिनली जो x एटम्स थे उनमें से 3/4 डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं, तो बचे कितने? x/4। हमें क्या पूछा है? 3/4 ऑफ द ओरिजिनल एटम्स टू डिसइंटीग्रेट, इसके लिए कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ पे आंसर आपको मिल गया है, दो हाफ लाइफ्स, 1t हाफ 2t हाफ। तो ये दोनों मिला के आपको 2t हाफ होगा, और t हाफ क्या है? हाफ लाइफ दिया है 2t। तो द करेक्ट आंसर इज द फर्स्ट ऑप्शन। ओके, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। रेडियो एक्टिविटी का अगर केमिकल काइनेटिक्स, अगर आपको रेडियो एक्टिविटी का अगर काइनेटिक्स आपको अगर याद है तो हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, हर बार हाफ होने में कितना टाइम लगता है, एंड दैट विल गिव यू द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। If 200 ml of a 5 molar HCl solution is diluted to 1 liter and then 20 ml of this diluted solution is further diluted to 1 liter। ठीक है, अब ये एक बार लिख लेते हैं। 200 ml 5 मोलर, ये डाइल्यूट किया है 1000 ml मतलब 1 लीटर, और इसका मोलैरिटी हमें कैलकुलेट करना है। इसका मोलैरिटी हमें कैलकुलेट करना है। इसके बाद क्या क्या है? इसके बाद इस सॉल्यूशन से 20 ml लिया है, ठीक है, और ये 20 ml जो है, एक्चुअली इस तरह लिखता हूं, इस सॉल्यूशन से 20 ml लिया है, ठीक है, और वो फर्दर डाइल्यूट किया है 1000 ml पे, जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो दोनों कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करने हैं। अब ये ऐसा क्यों करना है? क्योंकि हमें पूछा गया है pH ऑफ द सॉल्यूशन, और pH मतलब क्या है? pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस। ठीक है, तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर आपने कैलकुलेट किया, pH कैलकुलेट कर सकते हो। और H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन का H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए आपको HCl का कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करने की जरूरत है। ठीक है, तो वही HCl का कॉन्सेंट्रेशन हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे HCl आ गया है। ठीक है, सो 200 ml का 1000 ml किया तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? अब इसके लिए सबसे इजी ट्रिक क्या है? What you have to remember is concentration is inversely proportional to volume of the solution। Concentration is inversely proportional to volume of the solution। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। वॉल्यूम अगर 2 बार बढ़ गया तो कॉन्सेंट्रेशन 2 बार डिवाइड होगा। ओके, इफ यू मल्टीप्लाई बाय 2 देन यू डिवाइड बाय 2। ठीक है, इफ वॉल्यूम बिकम्स ट्वाइस कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स हाफ। अब यहां पे देखो क्या हो रहा है, यहां पे वॉल्यूम जो हो रहा है दिस इज बिकमिंग 5 टाइम्स। ठीक है, और अगर वॉल्यूम को 5 टाइम्स किया, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन को डिवाइडेड बाय 5 करना पड़ेगा, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा दोनों मल्टीप्लाई होंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन होगा
एक इंक्रीज होगा एक डिक्रीज होगा, इसलिए जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसी से इस तरफ डिवाइड होगा। ठीक है, सो यहाँ पे इंटू 5 है, वॉल्यूम जो है 5 गुना बढ़ रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन विल बी डिवाइडेड बाय 5, मतलब ये हो जाएगा 1 मोलर सॉल्यूशन, ये हो जाएगा 1 मोलर सॉल्यूशन। ओके, बहुत सिंपल मेथड है। कोई भी फॉर्मूला, यहाँ पे एक फॉर्मूला भी आपने देखा होगा m1v1 इक्वल टू m2v2, कोई जरूरत नहीं है उस फॉर्मूला को करने की भी, लॉजिकली सॉल्व करो सिर्फ। वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, वॉल्यूम 5 गुना बढ़ा, कॉन्सेंट्रेशन 5 गुना कम होगा, इतना ही याद रखो। ठीक है, अब इसके बाद 1000 ml में से 20 ml लिए हैं, ओके, देन 20 ml ऑफ दिस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, 20 ml ऑफ दिस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन दिया है और उसी को डाइल्यूट किया है। अब 20 को 1000 तक डाइल्यूट करोगे तो ये वॉल्यूम जो है मल्टीप्लाइड बाय 50 हुआ है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा डिवाइडेड बाय 50, और 1 डिवाइडेड बाय 50 कितना होता है, 1 डिवाइडेड बाय 50 इज 0.02 मोलर। ठीक है, और ये किसका कॉन्सेंट्रेशन है, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl, और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब वो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है सॉल्यूशन में, इसका मतलब HCl का जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगा वही H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होगा। ओके, रिमेंबर दिस इज ओनली ट्रू फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, दिस इज नॉट ट्रू फॉर वीक एसिड्स। अगर यहाँ पे एसिटिक एसिड दिया होता तो ये हम कर नहीं पाते, एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो अगर अब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ये है, सो देयरफॉर pH क्या होगा, देयरफॉर pH क्या होगा, pH विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस, मतलब माइनस लॉग ऑफ 0.02। ओके, और 0.02 का मतलब क्या है, 2 into 10 raised to minus 2, राइट, सो दिस इज माइनस लॉग ऑफ 2 into 10 raised to minus 2। ठीक है, दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 2 प्लस माइनस लॉग ऑफ 10 रेज टू माइनस 2। ठीक है, क्योंकि लॉग मल्टीप्लीकेशन का जो लॉग होता है, यहां पे अगर मल्टीप्लीकेशन है तो यहां पे आएगा एडिशन। ओके, लॉग लॉग के अंदर, लॉग के ब्रैकेट में अगर मल्टीप्लीकेशन होगा तो बाहर सेपरेट करने के बाद यहाँ पे एडिशन हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का हो जाता है एडिशन। ठीक है, अब इन दोनों का लॉग क्या है आपको तो पता ही है, व्हाट इज लॉग ऑफ 2, log of 2 is minus 0.3, approximately minus 0.3 है। 10 raised to minus 2 का log क्या होगा, minus 2, 10 raised to minus 2 का log होगा minus 2, और ये माइनस साइन जो है ये बाहर यहाँ पे फिर से आएगा। ओके, माइनस ऑफ माइनस 2 क्या होता है, प्लस 2। ओके, सो दिस इज माइनस 0.3 प्लस 2, माइनस 0.3 प्लस 2, तो कितना होगा 1.7। ओके, 2 minus 0.3, ये हो जाएगा 1.7। सो द करेक्ट आंसर इज द थर्ड ऑप्शन, करेक्ट आंसर इज द थर्ड ऑप्शन 1.7। समझ में आ गया, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। एन एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन इज एन एग्जांपल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक है, सिंपल रिएक्शन देखते हैं। HCl plus NaOH gives NaCl plus H2O। ओके, अब यहाँ पे H2O की जगह पे मैं इस तरह ये रिएक्शन लिखता हूँ ताकि ये रिएक्शन क्या है एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप नोटिस क्या करोगे, H और Na, H जा रहा है Na की जगह पे और यहाँ पे हमें मिल रहा है HOH। ठीक है, उसी तरह सोडियम जा रहा है हाइड्रोजन की जगह पे और यहाँ पे हमें मिल रहा है NaCl। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो रहा है और सोडियम भी डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब दो चीजें डिस्प्लेस हो रही हैं। सो दैट इज व्हाई दिस विल बी अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दिस विल बी अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट मतलब सिर्फ एक ही डिस्प्लेस होगा। इसका एक एग्जांपल अगर आपको चाहिए तो Zn प्लस CuSO4 gives ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, यहां पे क्या किया है, सिर्फ जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया है, यहाँ पे क्या हुआ है, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया है, इसलिए ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आपने कई सारे पढ़े हैं, H2 प्लस
हाफ O2 गिविंग H2O, दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो सारे जो कंबशन रिएक्शन होते हैं, बर्निंग के जो रिएक्शन होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन लिया और जला दिया, सो कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट होता है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। और लास्टली डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये भी आपने कई बार देखा होगा। कैल्शियम कार्बोनेट अगर होगा तो ये डिकम्पोज होता है इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 एंड दिस इज एट वेरी हाई टेम्परेचर। मगर कैल्शियम कार्बोनेट से भी एक सिंपल एग्जांपल आपने कई बार देखा होगा, वो है NaHCO3। ओके, NaHCO3 ये अगर हमने डिकम्पोज कर दिया तो यहाँ पे मिलता है NaOH प्लस CO2। ठीक है, मतलब एक रिएक्टेंट है और उसी रिएक्टेंट को दो प्रोडक्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं, तो अब ये हम कहेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, सो दिस गिवन रिएक्शन जो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन है, वो रिएक्शन क्या होगा? दैट रिएक्शन विल बी अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दैट रिएक्शन विल बी अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि दो एटम्स जो है या फिर दो स्पीशीज जो है वो डिस्प्लेस हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ रिएक्शन डेल्टा जी इज -10 किलो कैलोरीज पर मोल, while फॉर रिएक्शन Y डेल्टा जी इज -5 किलो कैलोरीज पर मोल। यहाँ पे आपको याद क्या रखना है? डेल्टा जी इज अ थर्मोडायनेमिक, डेल्टा जी इज अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। ओके, इट्स अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। ठीक है, और यहाँ पे जो रेट के बारे में कहा है, रेट इज अ काइनेटिक प्रॉपर्टी, मतलब ये स्पीड ऑफ रिएक्शन इस चीज पे डिपेंड होने वाला पैरामीटर है। ठीक है, अब ये अगर चारों ऑप्शंस आपने पढ़े, रेट ऑफ रिएक्शन x विल एक्सीड रिएक्शन y। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें पता चलता है डेल्टा जी ऑफ x ये -10 है, दैट इज लेस देन डेल्टा जी ऑफ y। ठीक है, और दोनों नेगेटिव है, मतलब दोनों स्पॉन्टेनियस भी रहेंगे, ये हमें पता है। और यहाँ पे दोनों केसेस में पूछा गया है कि रेट का क्या रिलेशनशिप होगा, x का फास्ट होगा या y रिएक्शन फास्ट होगा। ठीक है, तीसरे पार्ट में क्या बोला है? एक्टिवेशन एनर्जी की बात की है रादर देन डेल्टा जी जो गिब्स फ्री एनर्जी है। और चौथे में कहा है कि नो वैलिड कंपैरिजन इज पॉसिबल। ठीक है, मतलब डेल्टा जी से आप रेट के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, ये कह दिया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन समझना है तो आपको एक मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, सपोज आपके पास एक बाइक है, मतलब मोटरसाइकिल है। ठीक है, मोटरसाइकिल के दो चीजें आप हमेशा उनके बारे में बात करते हो। एक क्या होता है? एक होता है माइलेज। माइलेज मतलब क्या है? 1 लीटर में कितने किलोमीटर, 1 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर वो गाड़ी जा सकती है, दैट इज द माइलेज। ठीक है, और दूसरा होता है स्पीड। दूसरा होता है स्पीड, मतलब क्या है? 1 घंटे में कितने किलोमीटर जा सकती है। ओके, माइलेज होता है 1 लीटर में कितने किलोमीटर, स्पीड होता है 1 आवर में, 1 घंटे में कितने किलोमीटर। ठीक है, तो गाड़ी के बारे में ये दो चीजें जब हम इन दो चीजों की जब हम बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है, माइलेज का मतलब होता है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। क्योंकि माइलेज किस पे डिपेंड करता है कि गाड़ी फ्यूल से जो भी एनर्जी मिल रही है वो कितने एफिशिएंटली कन्वर्ट कर रहा है इनटू वर्क। तो उतना वर्क मतलब वो उतना तेजी से आगे जाएगी गाड़ी। ठीक है, सॉरी, उतने किलोमीटर वो ट्रैवल कर पाएगी। सो विच इज व्हाई माइलेज is a thermodynamic quantity. Okay, mileage is a thermodynamic quantity. मगर स्पीड क्या है? कितनी फास्ट रिएक्शन जा रही है, 1 घंटे में कितना किलोमीटर। जैसे रिएक्शंस के केस में 1 घंटे में कितने मोल्स रिएक्ट हुए हैं, दैट विल बी रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, सो ये हो गया काइनेटिक पैरामीटर, ये हो गया काइनेटिक पैरामीटर। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या अगर आपको मैंने बताया कि मेरी गाड़ी जो है वो 40 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है, तो इसका मतलब क्या मैं ये बता सकता हूँ कि मेरी गाड़ी कितनी तेजी से जा रही है या उसका टॉप स्पीड क्या है? ऑब्वियसली नॉट। गाड़ी का टॉप स्पीड और गाड़ी का माइलेज, इन दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। उसी तरह काइनेटिक पैरामीटर्स और थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स में कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होती है। काइनेटिक पैरामीटर्स डिटरमाइन रेट,
थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स डिटरमाइन द फीजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। फीजिबिलिटी मतलब क्या है, स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। ओके, मतलब माइलेज बता पाता है कि मैंने अभी गाड़ी में जितना पेट्रोल भरा है उससे गाड़ी इतनी दूर जा पाएगी कि नहीं। दैट इज व्हाट माइलेज टेल्स अस। तो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स क्या बताते हैं कि हमने प्रोडक्ट्स मिक्स किए हैं, क्या हमें इतना हमने रिएक्टेंट्स मिक्स किए हैं, क्या हमें इतना प्रोडक्ट मिल सकता है, ये हमें बताता है थर्मोडायनेमिक पैरामीटर। मगर स्पीड क्या बताता है कि मैं इतने स्पीड से ट्रैवल करता हूं तो मैं कितने घंटों में वहां तक पहुंचूंगा, या फिर मैंने इतने इतने रिएक्टेंट्स लिए तो प्रोडक्ट्स मिलने में टाइम कितना मिलेगा, टाइम कितना लगेगा, रिएक्शन को कंप्लीट करने में टाइम कितना लगेगा। आप देखोगे कि थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक पैरामीटर्स में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। होता है एक इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो रेट कांस्टेंट्स के ही ऊपर डिपेंडेंट है, मगर उसमें हम नहीं जाएंगे। ओवरऑल अगर रिएक्शन की बात करें, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स टेल अस वेदर द रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट, काइनेटिक पैरामीटर्स टेल अस हाउ क्विकली द रिएक्शन विल प्रोसीड। ठीक है, तो यहां पे अगर हमें डेल्टा जी दिया है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी दी है, तो इसका मतलब हम रेट के बारे में कुछ भी नहीं कह पाएंगे। सो ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी, बोथ ऑफ दीज ऑप्शंस आर डेफिनेटली नॉट करेक्ट। समझ में आ गया? सो आई विल रिपीट अगेन, डेल्टा जी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है और रेट ऑफ अ रिएक्शन इज अ काइनेटिक प्रॉपर्टी। थर्मोडायनेमिक पैरामीटर से काइनेटिक पैरामीटर्स हम कंपेयर नहीं कर सकते, या फिर उनके बारे में डायरेक्ट इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल सकता। ठीक है, अब उसी तरह अगर तीसरा ऑप्शन देखा, इफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन Y इज लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन X। ठीक है, ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है ना, वो वजन के बराबर है। ठीक है, गाड़ी का एक खुद का एक वजन होता है, और इतना वजन पुश करने के लिए इंजन को थोड़ा सा पावर जनरेट करना पड़ता है। ठीक है, तो इंजन को मिनिमम कितना पावर जनरेट करना पड़ेगा ताकि गाड़ी आगे जा सकती है, ये होता है, ये कॉन्सेप्ट सिमिलर है एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर। इसका मतलब है रिएक्शन को आगे जाने के लिए हमें रिएक्शन को या रिएक्टेंट्स को कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि रिएक्शन आगे जा सके। ठीक है, तो ये जो पैरामीटर होता है दैट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी, और मोटरसाइकिल के टर्म्स में क्या होता है, उसको बीएचपी कहते हैं, ब्रेक हॉर्स पावर। ठीक है, मतलब इंजन कितना पावर जनरेट कर सकता है। तो अगर फॉर एग्जांपल इंजन में मैंने 10 लोगों को, मतलब मोटरसाइकिल में मैंने 3 लोगों को बिठा दिया, तो गाड़ी ऑब्वियसली स्लो जाएगी। मगर सिर्फ आप बैठे और मोटरसाइकिल चला रहे हो तो गाड़ी का जो पिकअप होता है, एक्सेलरेशन होता है, वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, वैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम हो तो रेट फास्ट होता है, एक्टिवेशन एनर्जी अगर ज्यादा हो तो रेट स्लो होता है। लोग अगर ज्यादा हो, गाड़ी पे वजन ज्यादा हो तो गाड़ी स्लो हो जाती है, गाड़ी में वजन कम हो तो गाड़ी फास्ट जाएगी। ठीक है, सो विच मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी डज टेल अस समथिंग अबाउट द रेट। और यहाँ पे एक और चीज हमें क्या पता है अबाउट एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी अगर हाई होती है तो रेट लो होता है। ओके, दिस इज नॉट एग्जैक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मगर एक अगर ज्यादा होगा तो दूसरा कम होगा, ये अगर कम होगा तो रेट ज्यादा होगा। ठीक है, अब यहां पे हमें क्या बताया गया है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ Y, मतलब ये ऑफ Y इज लेस देन ये ऑफ X। इसका मतलब क्या होगा, रेट ऑफ Y, का मतलब रेट ऑफ Y विल बी ग्रेटर देन रेट ऑफ X। क्या वही कहा है, रेट ऑफ रिएक्शन Y विल एक्सीड रेट ऑफ X। का मतलब थर्ड ऑप्शन सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि यहां पे उन्होंने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है कि डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी है और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी एनर्जी है। तो अगर आपको लगा कि थर्मोडायनेमिक पैरामीटर रेट के बारे में कुछ नहीं बता सकते तो सी ऑप्शन भी गलत लगेगा। बट एक्टिवेशन एनर्जी इज अ पैरामीटर दैट डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द रेट। ये आपको याद होगा कि अर्हेनियस इक्वेशन होता है, K इज इक्वल टू A इंटू ई रेस टू माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये इक्वेशन अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट है और यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी है, तो इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ये इन दोनों में डेल्टा जी और के का कोई रिलेशनशिप नहीं है, मगर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और डेल्टा जी का डेफिनेट रिलेशनशिप है। इसीलिए थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, तो फोर्थ ऑप्शन ऑब्वियसली गलत होगा। समझ में आ गया है कैसे अप्रोच करना है? अगेन बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, फ्री एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए, और थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक पैरामीटर्स में क्या डिफरेंस होता है ये आपको समझ में आ जाना चाहिए।
ठीक है। सो बहुत इजी क्वेश्चन था, अगेन 12th स्टैंडर्ड के टॉपिक्स पे क्वेश्चन था, मगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, तब ये आंसर बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, मतलब हमें क्या चाहिए, फॉल्स स्टेटमेंट चाहिए। तो जो भी स्टेटमेंट ट्रू होगा वो गलत होगा, वो हमारा आंसर नहीं है। If the reaction has zero activation energy, it is independent of temperature. If the reaction has zero activation energy, it is independent of temperature. आपको अगर अर्हेनियस इक्वेशन याद होगा, K is equal to A into E raised to minus E upon RT, और एक्टिवेशन एनर्जी अगर जीरो है तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, which is just A, and A is the frequency factor which is independent of temperature. मतलब ये सही है, मतलब ये सही है। ठीक है, अगर आपको इक्वेशन से समझ में नहीं आ रहा है तो इस तरह सोचो कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट इंक्रीज क्यों होता है। इसका रीजन ये है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा एनर्जी आती है, ये एनर्जी रिएक्टेंट्स यूज कर सकते हैं बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, और बॉन्ड ब्रेक हो गया इसका मतलब रिएक्शन आगे जाएगा। तो जितनी ज्यादा एनर्जी मॉलिक्यूल्स के पास होगी उतना ही क्विकली बॉन्ड ब्रेक भी होगा। ठीक है, इसका मतलब रेट इंक्रीज होगा। ठीक है, बट इफ द ये कब जरूरी होता है, जब रिएक्शन को एक एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है। मॉलिक्यूल को बॉन्ड ब्रेक करने के लिए थोड़ी सी एनर्जी की जरूरत जब होगी तब हमें एक्टिवेशन एनर्जी जरूरी है। बट इफ द रिएक्शन हैज जीरो एक्टिवेशन एनर्जी, इसका मतलब वो कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब किए बिना ही वो खुद डिसोसिएट हो जाएगा, अपने आप डिसोसिएट हो जाएगा, उसको किसी भी तरह की एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत नहीं है डिसोसिएट होने के लिए। देन इट डजंट रिक्वायर एनी टेम्परेचर, वो तो 0 केल्विन पे भी डिसोसिएट हो जाए। ठीक है, सो रिएक्शन दैट हैज जीरो एक्टिवेशन एनर्जी वो अपने आप प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो सकता है, और अगर अपने आप प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका मतलब है कि उसको किसी भी तरह की टेम्परेचर डिपेंडेंस की जरूरत नहीं होगी, विच इज वाई द फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू, एंड बिकॉज इट इज ट्रू इट इज नॉट द करेक्ट आंसर। बिकॉज इट इज ट्रू इट इज नॉट द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिए, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, हमें फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है। सेकंड ऑप्शन देखो, द थर्मोडायनेमिक पैरामीटर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एनी रिएक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर। यस, ये वैन हॉफ इक्वेशन जो होता है, दैट इक्वेशन टेल्स यू द रिलेशनशिप बिटवीन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड द टेम्परेचर। सो इवन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, और इसका मतलब ये भी आंसर गलत होगा। नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखो, a chemical reaction is considered spontaneous if the value of change in the free energy parameter is negative. डेल्टा G नेगेटिव है, इसी का मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है, या फिर स्पॉन्टेनियस की जगह पे कहीं कहीं लिखा होता है फीजिबल होता है। ठीक है, तो फीजिबिलिटी की अगर हमें बात करनी है तो डेल्टा G नेगेटिव होना जरूरी है, वही यहाँ पे बताया गया है, डेल्टा G इज नेगेटिव, इसका मतलब दिस इज ऑल्सो ट्रू, तो ये भी गलत ऑप्शन होगा। तो बचा कौन सा, डी ऑप्शन। तो ये तो ऑब्वियसली सही होना चाहिए, नहीं तो एक भी आंसर सही नहीं होगा, है ना। चारों में से एक सही होना चाहिए और 3 गलत है, इसका मतलब जो बचा है वो तो सही होना ही चाहिए। मगर फिर भी डी देख लेते हैं एक बार, एक्सप्लेनेशन तो जान लेते हैं। फ्री एनर्जी चेंज ऑफ अ रिएक्शन इज लोअर्ड व्हेन इट इज कैटलाइज्ड बाय एन एंजाइम। अब यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, फ्री एनर्जी चेंज इज अनअफेक्टेड, फ्री एनर्जी चेंज इज अनअफेक्टेड, what changes is energy of activation changes। ठीक है, इसके पहले वाले भी एक प्रॉब्लम में हमने यही देखा है, डेल्टा जी मतलब फ्री एनर्जी चेंज और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, इन दोनों में बहुत फर्क है। ठीक है, सो इन दोनों में अगर फर्क है तो फ्री एनर्जी चेंज में कोई डिफरेंस नहीं होता है। व्हाट एन एंजाइम डज इज इट क्रिएट्स एन ऑल्टरनेटिव पाथवे, जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स वाला जो ट्रांजिशन स्टेट होता है, वो ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए नॉर्मल रिएक्शन के कंपैरिजन में, मतलब जिस रिएक्शन में एंजाइम एब्सेंट है उस रिएक्शन के कंपैरिजन में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के लिए कम एनर्जी लगेगी, और कम एनर्जी लगेगी मतलब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन लोअर हो रहा है, जिसकी वजह से रिएक्शन फास्ट हो रहा है, रिएक्शन कैटलाइज हो रहा है। ठीक है, सो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन चेंजेस, और चेंजेस मतलब इट एक्चुअली रिड्यूसेस। ओके, तो डेल्टा जी में कोई इफेक्ट नहीं होता है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रिड्यूस होता है, इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है, सॉरी ये नहीं, ये जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, और हम फॉल्स स्टेटमेंट ही ढूंढ रहे थे, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट इज द रेट ऑफ और इज द रेट एट विच समथिंग हैपेंस। अब सेडिमेंटेशन का मतलब क्या है? सेडिमेंटेशन का मतलब है सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, सेंट्रीफ्यूगेशन के टाइम पे जो भी प्रेसिपिटेट और लिक्विड इन दोनों का सेपरेशन जो होता है दैट इज कॉल्ड एज सेडिमेंटेशन। ठीक है, सेडिमेंट्स मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं मतलब एग्रीगेट होते हैं। ठीक है, और एग्रीगेट होके जो बड़ा हैवी या फिर हायर डेंसिटी का पार्टिकल जो बनेगा दैट इज कॉल्ड एज अ सेडिमेंट। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट क्या होगा कि हम सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या कर रहे हैं, वी आर अप्लाइंग अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वी आर अप्लाइंग अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। टेस्ट ट्यूब को हम बहुत हाई स्पीड पे रोटेट कर रहे हैं और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से एक एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, एक एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये ऐसा एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, और यहाँ पे सॉल्यूशन है टेस्ट ट्यूब के अंदर और छोटे छोटे पार्टिकल्स भी हैं जिनको हमें सेपरेट करना है। ठीक है, अभी इन सारे पार्टिकल्स पे ग्रेविटी एक्ट कर रही है। ओके, सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रही है, तो ये पार्टिकल्स धीरे 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 सेटल डाउन होते रहेंगे। तो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट इस केस में क्या होगा, सेडिमेंटेशन बहुत स्लोली हो रहा है इसलिए सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कम होगा। ठीक है, बट इफ यू कनेक्ट दिस टेस्ट ट्यूब, टू अ सेंट्रीफ्यूज, ओके, इफ यू कनेक्ट दिस टेस्ट ट्यूब टू अ सेंट्रीफ्यूज, ओके, ऐसा एक रॉड होता है और ये रॉड जो है वो रोटेट होता रहता है। अब इसमें आपका सॉल्यूशन है, ओके, यू हैव अ सॉल्यूशन इन दिस। ठीक है, इस सॉल्यूशन पे आप देखो क्या क्या हो रहा है, ग्रेविटी तो एक्ट कर ही रही है। ओके, ग्रेविटी तो एक्ट कर ही रही है, बट इन दैट डायरेक्शन यू हैव सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन ऑल्सो, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन ऑल्सो। ठीक है, अब अगर ये आपने कैलकुलेट किया तो हर टेस्ट ट्यूब पे ये जो पार्टिकल्स है टेस्ट ट्यूब के अंदर, इन पे अब एक एडिशनल एक्सेलरेशन भी एक्ट कर रहा है, इसलिए जिसकी वजह से ये जो पार्टिकल्स हैं ये बहुत जल्दी सेटल हो जाते हैं और सेटल होके यहाँ पे चले जाएंगे। सेटल होके यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट आपको मिल जाएगा। ये आपने लैब के एक्सपेरिमेंट्स में भी करके देखा ही होगा। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के एक्सपेरिमेंट्स में ये होता है। ठीक है, और जितना मैं ज्यादा एक्सेलरेशन देता हूं उतना ही सेडिमेंटेशन फास्ट होगा। ओके, मतलब एक्यूमुलेशन प्रेसिपिटेट का सेपरेशन फास्ट होगा। ठीक है, सो व्हाट डज द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट मीन कि जो भी एक्सेलरेशन आपने अप्लाई किया है उसमें अगर बहुत फास्ट सेडिमेंटेशन हो गया, इसका मतलब है कि सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट इज हाई। सो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट इज द change of angular velocity is the rate at which molecule sediments, no it's not just the rate, तो इसलिए ये गलत होगा। the rate of change of centrifugal velocity, centrifugal velocity मतलब क्या है, सेंट्रीफ्यूगल वेलोसिटी मतलब पार्टिकल जो है वो रोटेट हो रहा है, तो रोटेट हो रहा है उसके बेसिस पे कितना एक्सेलरेट हो रहा है। ओके, मतलब एक सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमने अप्लाई किया है, मगर उसका कितना पार्ट मॉलिक्यूल पे अप्लाई हो रहा है, मॉलिक्यूल एक्सेप्ट कर रहा है वो फोर्स। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट इज एक्चुअली sedimentation velocity per centrifugal acceleration, ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन हम तो बहुत दे भी देंगे। ओके, सेडिमेंटेशन वेलोसिटी मतलब क्या है, कितना क्विकली वो सेडिमेंट हो जाएगा, कितना क्विकली वो सेटल डाउन हो जाएगा। हम एक्सेलरेशन तो जितना मर्जी चाहे दे सकते हैं, मगर ये मॉलिक्यूल्स जल्दी सेटल डाउन नहीं हुए, इसका मतलब सैंपल का सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कम है। ठीक है, अगर वो जल्दी सेटल डाउन हो गए, फास्ट सेटल डाउन हो गए, इसका मतलब सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट ज्यादा है। ठीक है, सो सेंट्रीफ्यूगल, सो ये क्या होगा, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन per unit centrifugal acceleration. Okay, so even C will be wrong. The correct answer will be option number D. Okay, C क्यों गलत है, C में force यूज किया है,
इट इज नॉट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इट इज सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। ठीक है, सो दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैसियस H2O एट 298 केल्विन इज। ठीक है, अब H2O कैसे फॉर्म होता है, H2 प्लस हाफ O2। ओके, ये दोनों गैसियस स्टेट में है, दिस गिव्स H2O। ठीक है, ये है 298 केल्विन पे, ये है 298 केल्विन पे, और यहाँ पे डेल्टा H दिया है -241.82 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, अब इस यूनिट पे भी ध्यान रखना, यहाँ पे दिया है किलो जूल्स पर मोल में, मगर ये सारे जो यूनिट्स हैं ये दिए हैं जूल्स में, ये सारे जो यूनिट्स हैं ये दिए हैं जूल्स में, तो इन पे ध्यान रखना ताकि गलती ना हो। अब उन्होंने पूछा क्या है, ये तो दिया है 298 केल्विन पे, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे। फाइनल आंसर उन्होंने पूछा है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा। ओके, फाइनल आंसर पूछा है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, मतलब 373 केल्विन पे क्या होगा। ठीक है, अब जब 373 केल्विन पे जा रहे हैं तो हमें हाइड्रोजन को 373 केल्विन पे ले जाना पड़ेगा, ऑक्सीजन को भी 373 केल्विन पे ले जाना पड़ेगा, और वाटर को भी 373 केल्विन पे ले जाना पड़ेगा, तभी हम ये कैलकुलेट कर पाएंगे। अब हाइड्रोजन को अगर हीट करना है हमें, तो हाइड्रोजन हीट एब्जॉर्ब करेगा, वो कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा, ये कहाँ पे दिया है, ये हमें दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, हाइड्रोजन विल एब्जॉर्ब 28.84 जूल्स ऑफ एनर्जी पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर। एक केल्विन से राइज करना है तो 28.84 इतनी हीट एब्जॉर्ब करेगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन 373 केल्विन पे जाने के लिए 28.84 केल्विन, सॉरी 28.84 जूल्स एब्जॉर्ब करेगा। ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन का है 29.37। ठीक है, ऑक्सीजन का है 29.37, मगर दिस इज पर मोल। ओके, ये दिस इज पर मोल, और यहाँ पे हाफ मोल ही है, इसका मतलब ये इसका आधा ही एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और वाटर क्या करेगा, वाटर क्या करेगा, वाटर 33.58 एब्जॉर्ब करेगा, 33.58 जूल्स पर केल्विन इतना क्वांटिटी एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और वाटर अगर ये क्वांटिटी एब्जॉर्ब करता है तो अब ये सारे जो क्वांटिटीज है ये 373 केल्विन पे आ चुके हैं। अगर ये सारे क्वांटिटीज 373 केल्विन पे पहुंच चुके हैं, तब हमें इसके बाद क्या करना है, व्हाट वी हैव टू यूज इज किरचॉफ्स लॉ। थर्मोडायनेमिक्स में 12th स्टैंडर्ड में ही ये पढ़ा है आपने, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ क्या बताता है, अगर मुझे हायर टेम्परेचर पे, फाइनल टेम्परेचर पे अगर हमें डेल्टा एच कैलकुलेट करना है, तो इनिशियल टेम्परेचर पे जो भी डेल्टा एच था उसमें आप ऐड कर दो मोलर हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, मतलब चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो अब यहां पे सिर्फ हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर कैलकुलेट कर लेना है। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, डेल्टा एच आई इज -241.82, मगर ये किलो जूल्स में है, याद है मैंने कहा था यूनिट्स पे हमेशा ध्यान दो, -241.82, मगर ये इंटू 10⁻³ करेंगे तभी ये जूल्स में कन्वर्ट होगा, क्योंकि बाकी सब जूल्स में है। ठीक है, प्लस अब Cp मतलब मोलर हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करना है, तो H2O का जो मोलर हीट कैपेसिटी है 33.58 वो वैसा ही लिख देंगे, बट ये जो रिएक्टेंट्स का मोलर हीट कैपेसिटी है उसको तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आएगा -29.37 इंटू हाफ -28.84 मल्टीप्लाइड बाय, अब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल कितना होगा, 373 माइनस 298 जो आता है 75, 373 माइनस 298 दैट कम्स आउट टू बी 75 केल्विन, तो ये आता है -241820 प्लस ये जो पार्ट है ये अगर आप कैलकुलेट करोगे ये कितना आएगा, 33.58 इंटू 0.58 माइनस 29.37 का हाफ क्या होगा, 14.68 के आसपास कुछ आएगा, राइट, अप्रोक्सीमेटली 685 आएगा आई गेस, माइनस 28.84
बट ये जो पार्ट है ये आ जाएगा 75, ठीक है। और ये अगर टोटल कैलकुलेट किया तो इसका आंसर आता है -24256 5 के आसपास कुछ आएगा, विच इज अगेन इन जूल्स पर मोल। दिस इज इन जूल्स पर मोल। ये अगर किलो जूल्स पर मोल में किया, आंसर चॉइसेस में सभी जगह पे किलो जूल्स है, आंसर चॉइसेस में सभी जगह पे किलो जूल्स है, तो ये किलो जूल्स पर मोल हो जाएगा। ओके, सो -242 पॉइंट। अब उन्होंने हमें ये राउंड ऑफ भी करने के लिए कहा है, अज्यूमिंग दैट अच्छा उन्होंने सिर्फ एक डेसिमल तक राउंड ऑफ किया है, इसका मतलब ये राउंड ऑफ करके भी देख सकते हैं, 0.6 आएगा किलो जूल्स पर मोल। इसका मतलब है आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन, -242.6 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, अब ये तो हमने कैलकुलेशन किया, इस तरह आप कैलकुलेट करके ये सब आंसर फिगर आउट कर सकते हो। मगर इस क्वेश्चन के लिए मेरा एक बहुत सिंपल ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है कि जब भी एक टेम्परेचर पे हमने डेल्टा एच कैलकुलेट किया है किसी भी रिएक्शन का, और हमें उसी रिएक्शन का डेल्टा एच कैलकुलेट करना है थोड़े से ज्यादा टेम्परेचर पे, ठीक है। मतलब इनिशियली टेम्परेचर था 298 केल्विन और बाद में हो गया है 373 केल्विन, ठीक है। तो टेम्परेचर उतना ज्यादा नहीं बढ़ा है, 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा है, ठीक है। इन केसेस में मैंने नोटिस किया है कि ये जो प्रॉब्लम्स है, इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है, उनमें डेल्टा एच का वैल्यू ज्यादा चेंज नहीं होता है। उसका रीजन ये है क्योंकि ये जो वैल्यू होती है ये किलो जूल्स में होती है, मतलब इट इज 1000 टाइम्स हायर देन ऑल ऑफ दीज वैल्यूज, ठीक है। ये जो सारी वैल्यूज हैं वो जूल्स में है, तो ये 1000 टाइम्स ग्रेटर है। इसका मतलब मैं जनरली ट्रिक क्या करता हूं कि ये जो वैल्यू दी है -241.82, इसके सबसे नजदीक कौन सी वैल्यू है आंसर चॉइसेस में, वो अगर देखोगे तो सेम वैल्यू आती है। दिस इज द वैल्यू दैट इज क्लोजेस्ट। बाकी सारे वैल्यू जो है वो 100 किलो जूल्स पर मोल से ज्यादा है, ठीक है। और 30-40 जूल्स पर केल्विन यूज करके हम एकदम से एक 100 किलो जूल्स पर मोल का इंक्रीमेंट नहीं ला पाएंगे। तो यूजुअली द आंसर इज द वन दैट इज क्लोजेस्ट टू 241। ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, यहीं पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर सॉल्व करना है तो इस तरह सॉल्व करना है, स्पेशली अगर न्यूमेरिकली आंसर कैलकुलेट करना है तो आपको इसी तरह करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन भी आ सकते हैं कुछ बाकी एग्जाम्स में, मगर आपको अगर आंसर चॉइसेस दिए हैं तो उसके सबसे पास वाला जो आंसर है वो चूज करो, सो लॉन्ग एज यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 100 का डिफरेंस है या 50-50 का डिफरेंस होगा, तब आप ये आराम से कर सकते हो। 240 के आसपास जो आंसर होगा दैट इज योर करेक्ट आंसर। आंख बंद करके वो आंसर मार्क कर दो, सही ही आना है, ठीक है। बट न्यूमेरिकल आंसर टाइप के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे सॉल्व करना है, तो इस तरह सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फॉर्मेशन ऑफ एथिल एसिटेट फ्रॉम इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड at 25 degrees Celsius has an equilibrium constant of approximately 1. This implies that when ethanol और क्या क्या मिक्स करोगे तो क्या होगा, ये हमें फिगर आउट करना है, ठीक है। अब ये रिएक्शन एक बार लिख के देखते हैं कि इथेनॉल है ETOH प्लस एसिटिक एसिड है CH3, ये एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एसिटेट ग्रुप है ACOH। दिस गिव्स रिवर्सिबली गिव्स ACOET प्लस H2O, ठीक है, जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है KEQ, ये हमें दिया गया है, एंड दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन मतलब ACOET एथिल एसिटेट, H2O का कॉन्सेंट्रेशन। अब अगर वाटर सॉल्यूशन में रिएक्शन नहीं किया तो H2O का भी खुद का एक कॉन्सेंट्रेशन होगा, ठीक है। दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। यहाँ पे आएगा ETOH, यहाँ पे आएगा ACOH, ठीक है, एंड दिस इज गिवन टू बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, ठीक है। अगर ये है तो आप यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या दिखने को मिलेगा, ACOET इंटू H2O is equal to ETOH ACOH is equal to ETOH multiplied by ACOH,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से मल्टीप्लाई किया मतलब सेम आंसर आएगा। का मतलब क्या है, इनके कॉन्सेंट्रेशंस का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, इनके कॉन्सेंट्रेशंस का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो अगर यहाँ पे हमने ऐसा इस तरह कुछ लिख दिया कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर C है तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे 0 होगा दोनों का, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया, रिएक्टेंट्स ये हैं, तो ये अगर C है तो ये दोनों 0 रहेंगे, ठीक है। और अगर इक्विलिब्रियम पे C माइनस एक्स है तो यहाँ पे x आ जाएगा, एंड दिस गिव्स k इज इक्वल टू C स्क्वायर, सॉरी k इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन C माइनस एक्स स्क्वायर्ड which is equal to 1, okay, which is equal to 1. Therefore x upon C minus x स्क्वायर रूट ले लिया तो ये भी 1 आएगा, इसका मतलब है x is equal to C minus x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जिसका मतलब है ये x अगर इस तरफ ट्रांसफर किया तो 2x is equal to C, जिसका मतलब है x is equal to C upon 2, x is equal to C upon 2, and if x is equal to C upon 2 मतलब ये हो जाएगा C upon 2, ये हो जाएगा C upon 2, और ये हो जाएगा C minus C upon 2, मतलब ये भी हो जाएगा C upon 2, and this is also C upon 2, ठीक है। तो अगर स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन सेम है, रिएक्टेंट्स के स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन अगर इक्वल है तो प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इसका हाफ होगा, मतलब हाफ द रिएक्टेंट्स विल रिएक्ट, ठीक है। ये आपको अगर समझ में आ गया है तो सारे आंसर चॉइसेस देख लेते हैं। तो मैं रिपीट करता हूं, जब K इक्विलिब्रियम 1 होता है और दोनों रिएक्टेंट्स के स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन सेम है, अगर ऐसा हुआ तो आपको क्या मिलेगा, अगर ऐसा हुआ what you will get is the concentrations of the products as well as the concentrations of the reactants at the end of the reaction are equal, okay, at the equilibrium concentrations are equal। समझ में आ गया? तो पहला ऑप्शन देखते हैं, this implies that when ethanol and acetic acid are mixed together then 50% of this would be converted to product। अब मिक्स टुगेदर इसमें कौन सा रेशियो, कौन से रेशियो में मिक्स किया है ये बताया नहीं गया है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन गलत है, ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन गलत है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है रेशियो जो है वो सेम होना चाहिए, 1:1 रेशियो होना चाहिए, तभी 50% रिएक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, दिस इंप्लाइज दैट व्हेन इथेनॉल, acetic acid, ethyl acetate and water are mixed together then they would be in equilibrium with one another, मगर mixed together in which ratio, in which ratio, ये अगर पता होता तभी हम ये आंसर कर पाते, तो ये गलत है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, this implies that when ethanol and acetic acid are mixed together in molar ratio then 50% of this would be converted to product। मोलर रेशियो मतलब इक्विमोलर है, यस दिस कैन वर्क, ठीक है। सो दिस माइट बी द करेक्ट आंसर, यहाँ पे मैं माइट भी लिख रहा हूं, ठीक है। लास्ट स्टेटमेंट भी पढ़ के देखते हैं, एसिटिक एसिड, सॉरी, दिस इंप्लाइज दैट व्हेन इथेनॉल, एसिटिक एसिड, एथिल एसिटेट एंड वाटर आर मिक्स्ड टुगेदर इन मोलर रेशियो देन दे वुड बी इन इक्विलिब्रियम विथ वन अनदर। अगर इन चारों को सेम रेशियो में, सेम मोलर रेशियो में मिक्स कर दिया तो क्या ये इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे? विल दे बी डायरेक्टली इन इक्विलिब्रियम? नो। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि मोलर रेशियो इज नॉट द रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, ओके, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल वॉल्यूम सेम है मगर नंबर ऑफ मोल्स इन अ गिवन वॉल्यूम ये अलग अलग हो सकता है, which is why D is not correct, C will be the right answer, ठीक है। मोलर रेशियो में मिक्स कर दिया है, 50% would be converted to product, वही हमने देखा है कि 50% is converted to products, C/2 और बचा है 50%, ठीक है, which is why the third option is the correct answer, okay। So mixing reactants in molar ratio leads to product, 50% of it is converted to product।
और अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामन इफेक्ट इज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट। अब रामन इफेक्ट जो है दैट इज लाइट हम शाइन करते हैं किसी भी सॉल्यूशन पे और लाइट स्कैटर होता है, लाइट स्कैटर होता है। जब भी इलास्टिक स्कैटरिंग होता है दैट इज कॉल्ड एज रेली स्कैटरिंग, दैट इज कॉल्ड एज रेली स्कैटरिंग। ठीक है, मगर इन इलास्टिक स्कैटरिंग होगा तो इसको कहेंगे रामन स्कैटरिंग, इसको कहेंगे रामन स्कैटरिंग। ठीक है, ये मैं अज्यूम करता हूँ आप सबको पता ही होगा, क्योंकि रामन स्कैटरिंग जिन्होंने डिस्कवर किया, जिन्होंने प्रेडिक्ट किया था, उनको इंडिया का सबसे पहला नोबेल प्राइज मिला था। ओके, प्रोफेसर सीवी रामन को जो नोबेल प्राइज मिला था वो इसी डिस्कवरी के लिए मिला था। एंड दैट डिस्कवरी स्टेट्स दैट रामन स्कैटरिंग इज इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इन इलास्टिक मतलब क्या है, एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस स्कैटरिंग प्रोसेस। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Correct answer is option number B, inelastic scattering by inelastic scattering of light by atoms or molecules. ठीक है, so these were the physical chemistry questions in the life science exam. Thank you for watching this video. जैसा मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था वैसे ही लाइक करो, शेयर करो, अपने चैनल को जाके सब्सक्राइब करो, तभी आपको फायदा होगा। ठीक है, thank you for watching this video. Goodbye.